हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी की बुक हमारे अतीत भाग 1 इसका शुरुआत कर रहे हैं इस बुक की, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही एसएसटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आज क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे और आगे धीरे धीरे इसको कवर करते हुए आगे की क्लासेस की भी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आज क्लास 6 की एनसीईआरटी है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत फर्स्ट। क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक है और जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे कोई भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी में एससीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी हम लोगों को जब टीचर बन जाते हैं तो हम लोग एनसीईआरटी को ही और या फिर एससीईआरटी को स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इसलिए टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से एनसीईआरटी और एससीईआरटी से दोनों जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल इस बुक में 12 चैप्टर हैं। तो 12 टॉपिक कवर करने हैं हमको। पहला जो टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो यहाँ से शुरुआत होगी। इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके एक एक बुक को एक एक लाइन को पढ़ूंगा आपके लिए। और आप चाहें तो इस वीडियो से आप अपने लिए जो महत्वपूर्ण अंडरलाइंस रहेंगी उनको आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं अपनी समझ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, या आपको जो इम्पोर्टेंट लाइन लगती है, जो महत्वपूर्ण लाइन लगती है, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बाकी का मैं अपनी जितना मैं समझ पाऊंगा, जो मेरे लिए मेरे हिसाब से मेरे नज़रिए से जो महत्वपूर्ण लगेगी उसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता दूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट है अध्याय नंबर 1, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पाठ का नाम है। तो रसिदा का सवाल, यानी कि रसिदा, ये आप एक लड़की देख रहे हैं रसिदा, इसका नाम है रसिदा। तो ये क्या कर रही थी, रसिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। जो ये लड़की है रसिदा नाम की, ये अपने घर में अखबार पढ़ रही थी और उसकी नज़र जो है एक सुर्खी पे पड़ती है कि 100 साल पहले। तो इतना पढ़ने के बाद वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब मानते हैं कि हम ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो ये लड़की भी संभवतः क्लास 6 की रही होगी। तो 100 साल पहले जैसे ही वो सुर्खी पड़ती है अखबार में, तो वो लड़की सोचने लगती है कि ये कैसे कोई जान सकता है, यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ये कैसे पता हो सकता है किसी को। तो कैसे पता लगाएं, तो इसी सवाल को लेकर के ये टॉपिक है। तो कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। यानी कि कल बीते हुए कल में क्या हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, रेडियो से पता चल जाएगा कल क्या हुआ था। टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी पुरानी है, बहुत पुरानी, लेकिन हम लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, कल क्या हुआ था, तो हम लोग सब लोग मोबाइल से अपडेट रहते हैं, मोबाइल में न्यूज़ देखते रहते हैं। तो इसके लिए हम मोबाइल का भी यूज़ करते हैं कि कल क्या हुआ था। ठीक है, तमाम तरह के एप्लीकेशन है अपडेट रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखते हैं ताकि हम जान सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है।
तो यह जानने के लिए हम कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं। आज के टाइम में तो रेडियो बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं, टेलीविज़न भी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो ये एनसीईआरटी कह रही है कि हम कल की खबर जानने के लिए रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। हालांकि आज के समय ये तीनों ही जो माध्यम है खबर जानने के, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। बहुत कम लोग टेलीविज़न बचा हुआ है अभी थोड़ा बहुत, टेलीविज़न देखती हैं, और अखबार भी बहुत कम लोग जो है पढ़ते हैं। अब ई अखबार चलता है, जो मोबाइल पर अखबार आ जाता है। तो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, है ना, अगर हमें पिछले साल की खबर जाननी हो तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जैसे उस समय की स्मृति, यानी कि उस समय की बात याद हो कि पिछले साल आपको याद है क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं और हम पिछले साल क्या हुआ था ये जान सकते हैं। लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है ना, कि 100 साल पहले यहाँ पे जो था उसकी 100 साल पहले, तो ये कैसे जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये कह रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी जो हमारा अतीत है, पास्ट है, उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जाना जा सकता है, यानी कि अतीत है जो हमारा, जो पास्ट है, उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, यानी कि उनका खाना पीना, उनका रहना सहना घर में, और क्या कपड़े, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों ही जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें ये नहीं बताया कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया कि जान सकते हैं। अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हम यही जान चुके हैं कि अतीत के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे उस समय पर, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे जाने। तो हम आंखें टकों आंखें टकों यानी कि आंखें टकों को क्या कहते हैं, शिकारियों, ठीक है, शिकारी थे उस समय पर। आंखें टकों शिकारियों, पशुपालकों जो पशु पालते थे, कृषकों यानी कि किसानों, और शासन करने वाले शासकों, व्यापार करने वाले व्यापारियों, है ना, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि इन लोगों के बारे में आर्किटेक्ट, शिकारियों के क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, पशुपालकों के, कृषकों के, शासकों के, व्यापारियों के, पुरोहितों के, शिल्पकारों के, कलाकारों के, संगीतकारों और वैज्ञानिकों, यानी इतने लोगों के बारे में हम वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, इन सभी की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे अभी वो बात नहीं पता चली है कि इन लोगों के, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कैसे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, बच्चों के खेल के बारे में पता चल गया, बच्चों की कहानियों के बारे में पता कर सकते हैं, उन नाटक क्या देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे। ठीक है, इन लोगों के, इतने लोगों के बारे में, बच्चों के खेल के, कहानियों के, नाटक के और गीत के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता कर सकते हैं, ये तो अभी तक पता ही नहीं है। तो लोग कहाँ रहते थे, अब लोग रहते कहाँ थे, है ना, बहुत 100 साल पहले या बहुत साल पहले, बहुत समय पहले, यानी कि हमारा जो अतीत है, हमारा जो जो पास्ट है, ठीक है, अतीत, अतीत में लोग रहते कहाँ थे, तो बहुत पहले की बात है। तो मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2, यानी कि अगले पेज पर एक मानचित्र दे रखा होगा, मानचित्र फर्स्ट, उसमें हमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। ठीक है, लगा लेंगे नर्मदा नदी का पता। कई लाख साल पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के तट पर लोग कई लाख साल पहले से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे,
अच्छा ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी पर जितने भी लोग रह रहे हैं, एक तो वो कई लाख साल पहले से रह रहे हैं, अभी के लोग नहीं है, लाखों वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, है ना, उस नदी के तट पर। और यहाँ पर जो नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो आरंभिक लोगों में से, ठीक है, कुछ कुशल संग्राहक थे। यानी संग्राहक माने सामान इकट्ठा करने वाले, और ऐसे संग्राहक जो बहुत कुशल हैं, अपने आप में प्रवीण हैं, तो वे रहते थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, यानी कि जो इस नर्मदा नदी के आसपास जो भी जंगल है, ठीक है, वहाँ जितनी भी संपदा थी, है ना, यानी कि जंगलों से परिचित थे, भली भांति परिचित थे, और उसकी जंगलों से, और उसमें जो भी हमें रिसोर्स मिलेगा उस रिसोर्स से भी परिचित थे। जो कहाँ के लोग थे? ये नर्मदा नदी किनारे, जो कब से रह रही हैं? लाखों वर्ष पहले से रह रही हैं। ठीक है, और ये कुशल संग्राहक थे। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों को, है ना, जड़, पेड़ों की जड़ें होती हैं, और पेड़ों के ये फूल, ठीक है, फलों, सॉरी, जड़ों के और फलों को, जड़ों और फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों, जंगल में और भी कई उत्पाद मिलते हैं, है ना, तो जड़, फल और अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। कौन लोग संग्रह करते थे? कुशल संग्राहक। ये कुशल संग्राहक कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी पे। और कब से रह रहे थे? कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे ये। तो कई लाख वर्ष पहले से नर्मदा नदी किनारे ये कुशल संग्राहक रहते थे। ठीक है, और ये वहाँ के आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे, और ये जड़ों को और फलों को और अन्य उत्पादों से भली भांति प्रकार परिचित भी थे, और यहीं से वो अपना संग्रह करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट, आखेटक तो हम शिकारी को कहते हैं, और आखेट कहते हैं शिकार को। यानी कि आखेटक, आखेटक क्या करेगा? आखेट करेगा। आखेटक का क्या काम है? आखेट, यानी शिकारी का काम क्या है? शिकार करना। तो वही पे जंगल से शिकार भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि आखेटक यानी कि शिकारी, आखेट यानी कि शिकार। और इधर क्या लिखा है? तो इंसान शुरुआत में क्या था? भाई आखेटक था। आखेटक के बाद वो पशु पालना शुरू करता है, किसान बनता है, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, संगीतकार, वैज्ञानिक। ठीक है, इतना यहाँ तक का ये इस एक पहले पेज पे दे रखा है। आगे हम चलते हैं दूसरे पेज पर। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, लगाएंगे पता। तो अभी हमें उत्तर पश्चिम की ओर, है ना, उत्तर ऊपर, पश्चिम यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, उनका पता लगाना है। अच्छा, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, है ना, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले गेहूं और जौ, ठीक है, कब? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। ये किधर की बात है? ये बात है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की, है ना, यहीं पर इसी क्षेत्र में, यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जिधर हैं, ये किधर हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं किधर? ये उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो इलाका आता है, उसी इलाके में आज से लगभग 8,000 साल पहले यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें, ठीक है, उगाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, भेड़ है, भेड़ आज भी देखते हैं, बकरी भी है, गाय बैल भी आज है। तो भेड़, बकरी और गाय बैल, ये अभी की बात नहीं, लगभग 8,000 साल पहले की बात है, 8,000 वर्ष पूर्व। और ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम की ओर, वहाँ की बात है। ये लोग गांव में रहते थे।
ठीक है, ये लोग सब कहाँ रहते थे? गाँव में। सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों के आसपास जो लोग रहते थे वो गाँव में रहते थे और गेहूँ और जौ उगाते थे। लगभग 8,000 वर्ष पहले की बात है। भेड़ बकरी गाय बैल, ना, भेड़ बकरी गाय बैल ये पालते थे। तो ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर और पूरब में, उत्तर पूर्व की तरफ, अब ये तो उत्तर पश्चिम की बात हुई, अब उत्तर पूर्व में क्या हुआ? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है? भारत के मध्य में है ना, मध्य भारत में, मध्य भारत का जो इलाका है वहाँ विंध्य पहाड़ियाँ हैं। और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ हैं। इनका पता लगाना, ठीक है, लगा लेंगे पता। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे, कौन से? ये जैसे गारो है ना, और विंध्य पहाड़ियाँ हैं। गारो और विंध्य पहाड़ियाँ कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। यानी कि कृषि का विकास एक तो सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों में हुआ था, जो उत्तर पश्चिम में पड़ती हैं। यहाँ लगभग 8,000 साल पहले की बात है। गेहूँ और जौ लोग उगाना शुरू कर चुके थे। भेड़ बकरी गाय बैल पालते थे। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, गारो और विंध्य पहाड़ियों में भी लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। यानी कि गारो और विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये उत्तर पूर्व में है गारो, और ये विंध्य पहाड़ियाँ मध्य भारत में है। चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी कि विंध्य जो है, विंध्य कहाँ है? मध्य भारत में। विंध्य के उत्तर में, यानी कि विंध्य के ऊपर की तरफ। अभी हम देखेंगे मैप से। चलो, अब जो भी बातें हमने पीछे देखी हैं, ये मानचित्र 1 है, ये पेज नंबर 2 है, और इसी पेज नंबर पर, इस पेज नंबर 2 पर ये मानचित्र रखा है। इसमें देख लेते हैं कि पीछे स्थानों के बारे में जिक्र हुआ था। तो ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है ना। ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं उपमहाद्वीप। इसका ये प्राकृतिक मानचित्र है। तो यहाँ पर सबसे पहले आती थी उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ हैं, और लगभग इस इलाके में गेहूँ और जौ लोग उगाना चालू कर चुके थे, आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले। और भेड़ बकरी गाय बैल यहाँ पर पालते थे। उसके बाद बात हुई थी कि नर्मदा नदी की, इससे पहले पेज पर बात हुई थी नर्मदा नदी। यानी कि सबसे पहले नर्मदा नदी, ये है, आप देख पा रहे हैं, है ना, नर्मदा नदी है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। तो नर्मदा नदी पर, यहीं पर कई लाख वर्ष पहले यहाँ पर लोग रह रहे हैं, है ना। और जो यहाँ लोग रह रहे थे वो यहाँ के आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे, है ना। और यही लोग जो इस नदी के तट पर रह रहे थे, ये नदी नर्मदा नदी है, इस नदी के तट पे जो लोग रह रहे थे वो कुशल संग्राहक भी थे, है ना। और अपने जो जंगल के आसपास की जो विशाल संपदा थे उससे भली भांति परिचित थे। और यहीं से वो अपना जो है जड़ें हैं, फल हैं, और अन्य जो है उत्पाद हैं, वो यहीं से प्राप्त करते थे, नर्मदा नदी के आसपास के जंगल से। और यहाँ पे लोग लाखों वर्ष पहले रह रहे थे, है ना। और इधर उत्तर पश्चिम में सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग गेहूँ और जौ उपजा रहे थे। भेड़ बकरी गाय बैल ये पालते थे, और 8,000 साल पहले की बात है। उसके बाद इधर देखो, उत्तर और, ये उत्तर और पूरब की बात है ना। उत्तर पूरब में हमारा गारो पहाड़ियाँ, ये हैं गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियों में भी लोगों ने खेती शुरू की थी। उसके बाद ये विंध्य पहाड़ियों के ऊपर में, उत्तर में, यानी इस इलाके में, यहाँ पर लोग चावल उपजाना चालू कर चुके थे। ठीक है, तो ये हमने मैप में अभी तक जो बातें हुई थी मैप में देख ली। इसके बाद आगे मानचित्र पर, यानी कि जो पीछे पीछे मानचित्र है, इस मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। चलो, तो सिंधु नदी के बारे में पता करते हैं। मैप पर चलते हैं। ये हमारा मैप, तो ये देख रहे हैं आप, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी इस तरह से यहाँ पर जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी ये शुरू हुई है इधर से। यहाँ सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिल रही हैं, तो आप देखेंगे, एक तो ये झेलम नदी है, एक चिनाब नदी जा रही है, इसमें मिल रही है, रावी नदी भी इसमें मिल रही है, सतलज भी मिल रही है ना। तो ये यहाँ से
ये सिंधु नदी इस तरह से ये जा रही है, और ये ब्यास नदी भी जो है सिंधु नदी में मिल रही है। तो यहाँ से देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये मुख्यतः 1 2 3 4 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं, और इन्हीं 5 नदियों को सिंधु नदी की सहायक नदी भी कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मानचित्र पर हमने सिंधु नदी देख ली है और इसकी सहायक नदियाँ भी देख ली हैं, जो कि कौन सी थी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनका पता लगा लिया। अच्छा, सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग 4700 साल पहले, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, है ना। तो अभी से 4700 साल पहले की बात है। इन्हीं नदियों के किनारे, जैसे सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगर जो है फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ, है ना। तो हमने देखा कि लगभग 8000 वर्ष पहले तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग रह रहे थे। उसके बाद झेलम और सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे लोग 4700 साल पहले बसने चालू हो गए, और वहाँ पर आरंभिक नगर भी बसने चालू हुए। वहीं पर कहाँ? गंगा नदी के किनारे, और गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्री तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का विकास हुआ है वो 2500 साल पहले हुआ था, लगभग 2500 साल पहले। ये तो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता कीजिए। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता कर लेंगे। तो गंगा और सहायक नदी सोन का पता कर लेंगे। गंगा के दक्षिण में गंगा का जो दक्षिण का इलाका है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा का जो दक्षिण है उस तरफ का इलाका, जो पूरा इलाका था वो मगध नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, अभी नहीं। तो ये प्राचीन काल में जाना जाता था मगध नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। अच्छा, मगध के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, मगध जो है, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने अपना एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया था, जो कि नदी, जो गंगा नदी है इसके दक्षिण का इलाका पूरा। तो गंगा नदी के दक्षिण का इलाका क्या कहलाता था? मगध कहलाता था। और इसके शासक कैसे थे? शक्तिशाली थे। और इन्होंने क्या स्थापित किया? एक विशाल राज्य स्थापित कर लिया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अच्छा, यानी कि मगध की भांति, जिस तरह का मगध जो है मगध के लोगों ने बनाया, मगध के शासकों ने जैसे बनाया था, उसी प्रकार जो है देश के अन्य भागों में भी ऐसे ही शक्तिशाली और विशाल राज्यों की स्थापना हुई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, है ना। यानी कि जो लोग थे जो उपमहाद्वीप में रह रहे थे वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा कर रहे थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, हिमालय कैसा है? बहुत ऊंचा है। तो कभी कभी तो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। भाई बहुत ही जो है जोखिम होता होगा। अब इंसान को हिमालय जैसे पर्वतों पे चढ़ना है, पहाड़ियों पे चढ़ना है, रेगिस्तान में, नदियों में ना, और समुद्रों में, समुद्रों को पार करना हो, तो इस कारण से यात्रा जोखिम भरी तो होगी ही। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। यानी कि चाहे बेशक कितनी ही यात्रा जोखिम भरी हो, कितनी भी मुसीबतें आए,
लेकिन ऐसा नहीं था कि ये यात्राएं करना असंभव नहीं था। लोग हिमालय जैसे पर्वतों को पार कर जाते थे, पहाड़ियों को पार करते थे, रेगिस्तान में चलते थे, नदियों को तैर के जाते थे, समुद्र को भी पार करके यात्राएं पूरी करते थे। बेशक इसमें जोखिम हो ना, तो यात्राएं तो पूरी कर लेते थे, क्योंकि इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं था, है ना। मुश्किल जरूर था, लेकिन असंभव नहीं था। अतः कभी तो लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो लोग क्यों यात्राएं करेंगे, क्या जरूरत पड़ी उन्हें यात्रा करने की, क्यों इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें जोखिम उठा रहे हैं कि हिमालय पर्वत जैसे पर्वतों को पार कर रहे हैं, पहाड़ों को पार कर रहे हैं, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, है, क्या जरूरत है। जरूरत ये है, तो कभी तो लोगों को काम की तलाश होती थी, कि काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण, है ना, जिस जगह वो रह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, तूफान, है ना, बाढ़, सूखा, इन सभी के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते होंगे। कभी कभी सेनाएं, है ना, कभी कभी तो क्या होता था, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। यानी कि इनका तो अलग ही हिसाब है भाई। ये सेनाओं का काम क्या है, सेनाओं का काम है युद्ध करना, युद्ध में जीत हासिल करना। तो सेनाएं भाई क्यों जाएंगी, सेनाएं तो नहीं जाएंगी कि भाई काम की तलाश में, सेनाओं को क्या जरूरत है काम की, सेना तो पहले से ही अपने काम में है। तो सेनाएं तो भाई दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी, कि युद्ध करेंगे और विजय हासिल करेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। भाई व्यापारियों का काम क्या है, व्यापारियों का काम है अपना जो है मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठी करना, उसे यहाँ से ले जा करके सस्ते दामों में ले जा करके महंगे दामों में बेचना। तो वो व्यापारी अपने काम में लगे हुए थे, है ना, वे महंगी महंगी मतलब मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और धार्मिक गुरु का क्या काम है भाई, धार्मिक गुरु क्यों जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान, नहीं, तो धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा देगा, सलाह देगा। इसलिए वो बेचारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे ना। धार्मिक गुरु क्या करते हैं, धार्मिक गुरु शिक्षा दीक्षा देते हैं लोगों को, है ना, सलाह देते हैं। तो वो अपने काम से जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। यानी कि इन्हें ये काम की तलाश में नहीं जा रहे हैं, ना लड़ने जा रहे हैं, ना युद्ध करने जा रहे हैं, ना मूल्यवान वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं, है ना, इन्हें ना किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण भी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे, है ना, जो रोचक स्थानों को खोजने के लिए एडवेंचरस, है ना, तो जिनके पास सब कुछ होता है, भूख प्यास की जिन्हें परवाह नहीं होती, कि भाई भरपूर पैसा है, खाने को भरपूर है ना, तो ऐसे लोग क्या करते थे, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, कि रोचक स्थान मिल जाए कोई, है ना। तो इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में जाएंगे, तो वहाँ बातचीत भी करेंगे। तो इससे इन यात्राओं से फायदा भी बहुत होता था, है ना। तो संस्कृति का आदान प्रदान, सभ्यताओं का आदान प्रदान, है ना, भाषाओं का आदान प्रदान होता था, मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, बहुत से फायदे होते थे। तो यात्रा करने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से फायदा ही बहुत था। अब आज लोग यात्रा क्यों करते हैं भाई, अगर आज की बात करें तो लोग यात्रा क्यों करते हैं आज। आज यात्रा करने के अपने अलग कारण हैं। आप सभी को पता है हम सब लोग क्यों यात्राएं करते हैं, तो हम सभी का अलग अलग कारण होता है। कोई कहीं टेस्ट देने जा रहा है, कोई अपनी भर्ती का पेपर देने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है ना। तो कई लोग, आज सभी के अपने अपने कारण हैं यात्रा करने के। तो एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, अच्छा एक बार फिर से देख लेंगे मानचित्र एक बार फिर से देखते हैं मानचित्र एक। क्या देखेंगे इसमें, इसमें पहाड़ियाँ,
पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। चलो देख लो भाई मानचित्र इनके कहने से। यह है मानचित्र, आ गया मानचित्र। तो मानचित्र एक, यही है मानचित्र एक। इसमें देख लो, ये तो आप देख रहे हो, ये हिमालय है ना। तो हिमालय ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिमालय है। तो ये उपमहाद्वीप अपना पूरा एक, ये पूरा क्या उपमहाद्वीप है ना। तो ये हिमालय इधर, इधर आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये हिंद महासागर है ना। इधर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पर्वत, पहाड़, हिमालय, पहाड़ियाँ, समुद्र। तो ये सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं। ये भी प्रकृति द्वारा है, ये भी प्रकृति द्वारा है। हिंद महासागर भी प्राकृतिक है और ये हिमालय भी प्राकृतिक सीमा बना रहा है, इधर भी ये प्राकृतिक सीमा बना रहा है। यानी कि इस महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को, सॉरी ये हमारा उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप को क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक बाउंड्री मिल रही है, प्राकृतिक सीमा मिल रही है। चलो इनके कहने पे हमने एक बार फिर से मानचित्र को देख लिया है। तो पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, देख लिया प्राकृतिक सीमा बन रही है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। आसान तो था नहीं, ये तो बात जायज़ है, लेकिन असंभव भी नहीं था, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई है ना, आसान तो नहीं था, मुश्किल तो था, लेकिन असंभव नहीं था, है ना। पार करना आसान तो नहीं था, मुश्किल था, लेकिन लोग कर लेते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। चाहा है तो रहा है ना। अगर आपके पास चाह है तो आप रास्ता बना सकते हैं, चाह है तो रहा है। शायद हो सकता है यहीं से बात हो। तो जो ऐसा चाहते थे कि मुझे पार करना है तो करना है, तो वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके ना। जिसने ठान लिया कि मुझे पर्वतों की सबसे ऊंचाई पर जाना है तो वो छू सके। जिसने ठान लिया कि गहरे समुद्र को पार करना है तो वो भी कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हैं। यानी कि ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप पर बाहर से भी लोग आए हैं और यहीं बस गए। अच्छा, तो लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई लोगों के आने जाने से, यात्राओं करने से बहुत फायदा होता है ना। संस्कृति का, सभ्यताओं का, भाषाओं का, मूल्यवान वस्तुओं का। तो यहाँ पर ये देखिए मानचित्र एक, ठीक है, पीछे दे रखा है दक्षिण एशिया। आधुनिक में कौन है दक्षिण एशिया में? आधुनिक का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आधुनिक भारत, अभी का अपना भारत, बगल का पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है ना। मानचित्र एक में इतनी चीजें दिखा दे रही हैं। अच्छा, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। यानी कि जो दक्षिण एशिया है वो महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, इस बात का यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उपमहाद्वीप क्यों कहेंगे। हालांकि ये एशिया से तो छोटा है ना। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है ना, इसलिए इसको महाद्वीप नहीं कहा गया, इसको उपमहाद्वीप कहा गया, क्योंकि ये महाद्वीप से छोटा है ना। तो कितने इसमें देश हैं आज के, हम देखें आज कितने इसमें, पहले जो उपमहाद्वीप जिसको कह रहे थे, कितने देश हैं इसमें देखो। एक भारत है, दो पाकिस्तान,
3 बांग्लादेश, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 श्रीलंका, 7 अफगानिस्तान, 8 ईरान, 9 चीन, 10 म्यांमार। सोचो, 10 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देशों को मिला करके हम इसको कह रहे हैं उपमहाद्वीप। हालांकि आज के समय में ये सभी देश, ये सभी जो नाम दे रखे हैं वो अलग अलग हैं, सब अपने अपने देश हैं एक अलग। आगे पेज। तो सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है ना, यात्राओं ने, लोगों के आवागमन ने सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, अच्छा नहीं, कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं ना, कि पत्थर को कैसे तराशा जाए, है ना। तो पत्थर को तराशने का, संगीत को रचने का और भोजन बनाने के नए नए तरीकों के विचारों को एक दूसरे ने अपनाया है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब है देश के नाम। देश के नाम क्या है? देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं ना। जो हमारा देश है उसे हम क्या कहते हैं? उसे या तो हम इंडिया कहेंगे या फिर भारत। ये 2 ही नाम आज हम कहते हैं, इंडिया या भारत। 2 नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे हम इंडिया कहते हैं इंग्लिश में इंडिया, वो सब इंडस से निकला है, इंडस, है ना। अब इंडस से निकला, इंडिया किससे निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अच्छा, इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान, है ना, एक है ईरान, दूसरा यूनान, ये दोनों अलग है। ईरान और यूनान का पता लगाओ। अभी एटलस तो है नहीं अपने पास, ठीक है। तो जब एटलस होगा तब देखेंगे कहाँ पर अपना ईरान है और कहाँ यूनान है। तो अगर आपके पास एटलस है तो आप अपना पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ईरान कहाँ है और यूनान कहाँ है। अच्छा, पता लगा के करना क्या है, क्या खास है ईरान में और यूनान में? क्यों पता लगाने को कह रहा है कि ईरान का पता लगाओ, यूनान का पता लगाओ? और भी तो तमाम दुनिया में हिस्से हैं और भी देश हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा? इन्हीं दोनों के बारे में क्यों कहा गया है? चलो पता लगाएंगे क्या बात है, क्यों कह रहा है कि एटलस में देखो। ठीक है, तो एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 साल पहले, कब की बात है? 2500 साल पहले। अच्छा, 2500 साल पहले हमने एक और बात पढ़ी है अभी। 2500 साल पहले हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि गंगा नदी के किनारे और समुद्री तट में आरंभिक नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ था ना, ये पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, इसलिए अच्छा, ईरान और यूनान इसलिए कह रहा था कि एटलस पे देखो, क्योंकि हमारे उत्तर पश्चिम से ये ईरानी और यूनानी, है ना, ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम से इधर आए हैं उपमहाद्वीप में। ईरानी और यूनानी लगभग 2500 साल पहले उपमहाद्वीप पर आए और इन्होंने सिंधु को हिंदौस और इंदौस
हिंदौस या इंदौस कहा। और इस नदी के यानी कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया। यानी जो भूमि प्रदेश है, किधर का भूमि प्रदेश था? सिंधु का पूरब का इलाका, सिंधु नदी का पूर्व का प्रदेश, भूमि प्रदेश इंडिया का। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो भरत नाम का प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि समूह में कुछ लोग रहते थे, उन समूह के लोगों को हम कहते थे भरत। तो इस समूह का उल्लेख है ना, ये जो भरत नाम का समूह था, भरत नाम का लोगों का समूह था, इस भरत नाम के लोगों के समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 साल पुरानी 3500 साल पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। संस्कृत की आरंभिक कृति, तो संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी थी? ऋग्वेद। इसका जो निर्माण है या इसको लिखा गया, इस कृति को बनाया गया लगभग 3500 साल पहले। तो 3500 साल पहले ऋग्वेद में इस भरत नाम का उल्लेख मिलता था, जो उत्तर पश्चिम में रहता था। उत्तर पश्चिम में लोगों का एक समूह था भरत नाम का। ठीक है, इस लोगों के ग्रुप को, लोगों के समूह को भरत नाम दिया। ये कैसे पता चला? ये हमें ऋग्वेद से पता चला है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो शुरुआत में तो ये भरत केवल लोगों का समूह था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग हम देश के लिए भी करने लगे। अतीत के बारे में कैसे जाने? अच्छा, अतीत के बारे में जाने कैसे? हाँ, अब ये पॉइंट आया कि कैसे जाने। अभी तक तो हमें ये पता चले अतीत के बारे में ये जान सकते हैं कि वो जान सकते हैं, लेकिन जाने कैसे? ये अब पॉइंट की बात आई। ये देश का नाम बता दिया, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अरे कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका तो बता दो जिससे पता चल जाए। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। अच्छा, यानी कि एक तरीका तो ये भाई, जितनी भी पुरानी किताबें हैं जो अतीत में लिखी गई हैं उनको ढूंढो और पढ़ो। अब ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है ना। अतीत की जो पुस्तकें हैं वो कोई प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बनी थी, जिस तरह से आप ये पुस्तक देख रहे हैं। वो पुस्तक बनी थी हाथों से लिखी जाती थी। ये हाथों से लिखी जाती थी, इसलिए इसको पांडुलिपि कहा गया, क्योंकि पांडुलिपि का मतलब है हस्तलिखित, है ना। पांडुलिपि का मतलब क्या? हस्तलिखित, हाथों से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। अच्छा, यानी कि एक बात तो ये है कि भाई हाथों से लिखी गई पुस्तकें को पांडुलिपि कहते हैं ना, और पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है कहाँ से निकला है? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा का मेन्यू शब्द से निकला है। मेन्यू का मतलब ये क्या है? हाथ। ये पांडुलिपियाँ, कौन सी पांडुलिपियाँ? जो अतीत में लिखी गई हैं हाथों से। तो अतीत में लिखी गई हाथों से लिखी पुस्तकें प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ओहो, यानी कि जो पांडुलिपि है, जो हाथों से लिखी गई थी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखी जाती थी पांडुलिपि,
जिसमें अतीत का वर्णन मिलता है, जिसको हमें ढूंढना है, पढ़ना है ना, वो किस पर लिखी जाती थी? वो ताड़पत्रों, ताड़पत्र, अब ताड़ का कोई होता होगा पत्र, पन्ना, पत्ता, ताड़ का पत्ता, या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल। तो एक पेड़ था भुर्ज, भुर्ज नामक एक पेड़ था, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, यानी भुर्ज की छाल से हमने बनाया भोजपत्र, और भोजपत्र पर लिखा जाता था ये। तो हो सकता है ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये वही हिमालय क्षेत्र से इसको लाया गया, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ मिलता है भुर्ज, उस भुर्ज की छाल है ये, है ना। इस छाल को, ये भुर्ज की छाल को हम भोजपत्र कहते हैं, भोजपत्र। ये क्या है? भोजपत्र है। अब इस पे लिख दिया हाथों से तो ये बनेगा पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ कुछ दे रखा है साइड में कि ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, है ना। ये जो नीचे भी हमने दिखाया है, ये ये क्या है? ताड़ पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पन्ना है, एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। 1000 साल पहले की बात है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट करके उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी कि ये वही पांडुलिपि है जिसको हाथों से लिखा गया है, और ये हिमालय में एक पेड़ मिलता है भुर्ज नामक पेड़, उसकी छाल पर इसको लिखा गया है ना। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तक। इतने वर्षों में, कितने वर्षों में? इतने वर्षों में, यानी कि जब से लेके अब तक, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। जाहिर सी बात है, खा लिया होगा। 1000 साल पहले बनी थी, तो भाई 1000 साल पहले बनी थी, अब तक तो भाई कीड़े मकोड़े खा लेंगे। कोई पुस्तक 1000 साल है तो बहुत मुश्किल से ही बच पाएगी, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अरे, कुछ तो भाई कीड़े मकोड़ों ने खा ली, कुछ को नष्ट कर दिया गया, लेकिन किसने नष्ट कर दिया पता नहीं, किसने नष्ट कर दिया, क्यों कर दिया पता नहीं। तो कुछ को तो नष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दी गई, और कुछ तो कीड़े मकोड़ों ने खा ली है। फिर भी, है ना, कीड़े मकोड़ों ने खा ली और नष्ट भी कर दी, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। चलो शुक्र है कि उपलब्ध हैं, हम पढ़ सकते हैं उन्हें, वरना अतीत के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते? क्योंकि कुछ तो कीड़े खा गए, कुछ नष्ट हो गई, कुछ बची हैं अभी भी, तो जा करके जल्दी से उन्हें पढ़ लेंगे, जैसे अतीत की जानकारी हो जाएगी, है ना। तो टेंशन की बात नहीं है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां उपलब्ध हैं आज भी। सब नहीं खाई हैं कीड़ों ने, ना सब नष्ट की हैं, कुछ कर दी, कुछ खा ली, कुछ बची हैं। तो जो बची हैं उन्हीं को हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे अतीत में क्या हुआ। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं। अच्छा, ये पांडुलिपियां जो बच गई हैं वो कहाँ मिलेंगी? मंदिरों में और बिहारों में मिलेंगी। इन पुस्तकों में धार्मिक, अच्छा, ये जो पुस्तक है, जो पांडुलिपियां हैं, उनमें क्या है? इनमें धार्मिक धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन, और दवाइयाँ, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती है। यानी कि इन पांडुलिपियों में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। धार्मिक मान्यताएं मिलेंगी, राजाओं का कैसा जीवन था, किस तरह से राजा अपनी जीवनचर्या करते थे, दैनिक जो है आपकी,
क्रियाकलाप क्या थे, राजाओं का कैसा जीवन था, क्या कौन सी दवाई किस में काम आती है, कहाँ से प्राप्त होगी, और जो विज्ञान की बातें हैं ना, यानी कि ये पूरा समाकलन है सभी विषयों का। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। अच्छा, इन पांडुलिपियों के अलावा हमारे यहाँ पर महाकाव्य है ना, जो काव्यों में क्या है, महान महाकाव्य है। कविताएं भी हैं और नाटक भी हैं। इन इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं ना। तो जो महाकाव्य, कविताएं, नाटक, पांडुलिपियां, इनमें से कई तो किस में लिखे हैं, संस्कृत में, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि हमको ना तो संस्कृत पढ़नी आती है, ना प्राकृतिक आती है, ना तमिल आती है। तो हम इन तीनों भाषाओं में से एक भी भाषा नहीं पढ़ पाते हैं। तो अतीत की जो पुस्तकें हैं उनको कैसे समझेंगे। ठीक है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अच्छा, प्राकृत जो भाषा है ना, तो ये आम लोगों के लिए भी है। हम प्राकृत भाषा का प्रयोग करके हम उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ किसमें है, कुछ प्राकृत भाषा में। तो जो प्राकृत भाषा में, उनको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख, अभी अभिलेख क्या है, अभिलेख का अध्ययन करना, ये भी कोई पुस्तक है क्या, अभिलेख? यानी कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो एक तो हम क्या पढ़ सकते हैं भाई, पांडुलिपि पढ़ सकते हैं, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, है ना। तो पांडुलिपियां भी पढ़ सकते हैं। अब उसमें से कुछ पांडुलिपि कीड़ों ने खा ली, कुछ नष्ट हो गई, लेकिन कुछ बची हुई हैं, जो कहाँ मिलेंगी, मंदिर और विहारों में मिलेंगी, है ना। इनमें क्या मिलेगा हमको, इन पांडुलिपि में मिलेगा क्या, पांडुलिपि में हमको धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं का जीवन परिचय, यानी कि राजाओं का जीवन, है ना, औषधियाँ मिलेंगी, विज्ञान के बारे में इन तमाम विषयों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास महाकाव्य भी है, महाकाव्यों से अतीत की जानकारी ले सकते हैं। कुछ कविताएं, नाटक भी हैं, है ना। और ये किस में लिखे हैं, ये संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखे हुए हैं, है ना। तो प्राकृत, संस्कृत और तमिल, ये तीन भाषाओं में ये मिलते हैं। इसके अलावा अभिलेख का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अभिलेख है क्या, ऐसे लेख यानी कि ऐसे लेख जिनको लिखा गया है, ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इनको किस पे लिखा जाता है, अभिलेखों को? पत्थरों पर या फिर धातुओं पर, जो कैसी हैं, कठोर हैं, उन पर उनको उत्कीर्ण किया जाता था, उत्कीर्ण करके लिखा जाता था। तो भाई ये भी बहुत अच्छी बात है कि धातु पर लिखेंगे, उत्कीर्ण करेंगे तो बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, है ना। पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लिखेंगे तो ये लंबे समय तक टिका रहेगा, और नष्ट जो है आसानी से नहीं होगा, जल नहीं सकता, है ना। जलाएंगे तो पत्थर तो जलेगा नहीं भाई, पत्थर कहाँ जलता है। और इनको ना कीड़े खा सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन इनको नष्ट कर किया जा सकता है, तोड़ दिया, पत्थर का चकनाचूर कर दिया, है, धातु को पिघला दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि कीड़े नहीं खाएंगे इनको। तो अभिलेख क्या है, अभिलेख जो है ऐसे लेख हैं जो पत्थरों पे या कठोर धातुओं पे उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को, है ना, कौन कौन करवाता था उत्कीर्ण को, शासक या कुछ अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो इस पे आदेश लिखे जाते थे। जो लोग शासक लोग थे, राजा महाराजा शासक जो शासन करते थे, वो लोग इस पर अपने जो है आदेश लिखवाते थे। आदेश ताकि जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, इनको देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ
अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी और अभिलेख हैं। कौन से अभिलेख हैं इसके अलावा? जिनमें तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित, है ना, कौन कौन? कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जिनमें राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। अच्छा, तो ऊपर हमने देखा कि कुछ एक अभिलेख ऐसे हैं जिन पे शासक या फिर अन्य लोग आदेश छपवाते थे। इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिन पर राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो ये आप देख रहे हैं चित्र। इस चित्र में ये क्या है? ये अभिलेख है ना। ये अभिलेख जिसको हो सकता है या तो पत्थर पे या फिर किसी धातु पर छपवाया गया हो या उत्कीर्ण करवाया गया हो। उत्कीर्ण करवाते थे। तो क्या तुम बता सकती हो कौन? ये वही है राशिदा ना, जो शुरुआत में लड़की का जिक्र था, जो लड़की अखबार पढ़ रही थी, उसी से पूछा गया है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? भाई, लाभ तो इसके हैं ही, कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते हैं इनको, नष्ट भी जो है आसानी से नहीं होंगे, लंबे समय तक टिके रहेंगे। दूसरी बात, इसमें हानियाँ कठिनाइयाँ क्या आती थी? ये कठिनाइयाँ ये आती होंगी इस पर कि लिखते टाइम अगर गलती हो गई कहीं पर तो उसको कैसे सही किया जाए, है ना, इरेज कैसे करेंगे, इसको मिटा लेंगे कैसे, और भी तमाम कठिनाइयाँ आती होंगी इसको बनवाने में। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त, है ना, इन सभी के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, है ना, यानी कि जो अभिलेख के अलावा पांडुलिपि, महाकाव्य, कविताएं, नाटक, है ना, धातु अभिलेख, पत्थर अभिलेख, इनके अलावा कुछ अन्य धातुएं भी अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी इन सभी जो इससे पहले जो कुछ था जिससे अतीत की जानकारी मिल रही थी, उनके अलावा जो पुरानी अतीत की वस्तुएं हैं, है ना, जो प्रयोग में लाई जाती थी, तो पुरातत्वविद क्या करता है? पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, है ना, इमारतें भी तो थी प्राचीन काल में, प्राचीन समय में इमारतों का अवशेष बचा है। अब तो अवशेष ही बचा हुआ है इमारतों का, तो इमारतों के अवशेष हैं। कुछ चित्र भी मिलते थे, कुछ मूर्तियां भी मिलती थी। तो पुरातत्वविद इन्हीं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतें के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, है ना, यानी कि वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, चलो आगे देखेंगे, उससे पहले ये साइड में दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या लिखा है। लगभग 2250 साल पहले यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान, यानी कि अभी के अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये अभी नहीं है, ये 2250 साल पहले का है ना, 2250 साल पहले। और ये कहाँ मिला था? कंधार में। और कंधार है कहाँ? अफगानिस्तान में ना, वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था ना। आदेश नहीं, शासक आदेश करते थे तभी तो उत्कीर्ण किए जाते थे ये। और इसको किसने उत्कीर्ण कराया?
अशोक ने। तो इसको अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी ना। हम अशोक के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? 8 में। ठीक है, ये अशोक का अभिलेख है, इसकी जानकारी हमको मिलेगी अशोक के बारे में पाठ 8 में। ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला हुआ है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कुछ भी लिखेंगे तो उस पर लिपि का प्रयोग करते हैं कि भाई किसी न किसी लिपि का तो प्रयोग करेंगे। लिपियां अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। तो लिपियां जो है वो किससे बनी होंगी? वो अक्षरों या संकेतों से बनी होंगी। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलेंगे, ठीक है, जब भी हम कुछ बोलेंगे या पढ़ेंगे तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो एक लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। ठीक है, तो ये किसमें? अरामेक और यूनानी नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। चलो, तो यहाँ तक की बात है कि पुरातत्वविद तो वही पुरानी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पुरानी वस्तुओं का, है ना। पत्थर ईंट से बनी इमारत हो गई, इमारत के अवशेष, चित्र, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, है ना। तो औजार, हथियार, आभूषण, सिक्के, इन सब की प्राप्ति के लिए पुरातत्वविद छानबीन करते हैं, खुदाई भी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? ढूंढनी पड़ती हैं, खुदाई करनी पड़ती है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं ना। जो चीज़ें जो ढूंढेंगे, सिक्के हैं, आभूषण हैं, बर्तन हैं, औजार हैं, ये कुछ तो किसकी होंगी? कुछ पत्थर की होंगी, कुछ पक्की मिट्टी की होंगी, कुछ धातु की भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, यानी कि पक्की मिट्टी, धातु, पत्थर, ये जल्दी नष्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये घड़ा है पानी का, और ये दो क्या दिख रही हैं? ये देख लो बाएं में क्या लिखा हुआ है, ये है क्या? ये जो कुछ है इधर पढ़ेंगे, बाएं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये कैसा? ये प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 साल पहले होता था। दाएं में क्या दर है? दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी के सिक्के हैं, हमें लगी कि ये प्लेट है या क्या कागज सा है। तो चांदी के सिक्के, ये इस तरह के सिक्के होते थे। अभी तो गोल सिक्के अपन लोग यूज करते हैं। ये कैसा सिक्का है? तो इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले होता था ना, 2500 साल पहले। और ये 4700 साल पहले का। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? हमारे द्वारा भाई आज प्रयोग होता है, ना तो वो सिक्का किसका है, तो चांदी का सिक्का नहीं है हमारे पास, है ना। तो सिक्का चांदी का नहीं है, और गोल भी होता है अपने यहाँ तो सिक्का, जानते ही आप। तो पुरातत्वविद जानवरों का हड्डी, चिड़ियों, जानवरों, चिड़ियों
मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जानवर, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं क्योंकि ये भी जल्दी नष्ट नहीं होती है। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? भाई क्या पता कपड़े के अवशेष मिल जाते हैं। कपड़ा वैसे इतने लंबे समय तक क्या टिका रहता होगा, हजारों सालों तक कपड़ा। हाँ, मिल सकते हैं अवशेष। भाई अवशेष क्या मिल नहीं सकते, मिल सकते हैं कपड़ा। पांडुलिपियों, पांडुलिपि वही हाथों से लिखी गई पुस्तकें। अभिलेख, जिन्हें धातु या पत्थरों पर लिखा जाता है। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी, अभिलेखों से, पांडुलिपि से प्राप्त जानकारी की। इतिहासकारी तो इतिहास लिखता है, तो वो इन सभी के लिए क्या करेगा, स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं ना। इतिहासकार कैसे कहेंगे? इतिहासकार वो है जो अतीत का अध्ययन करेगा। ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी कि जैसे ही स्रोत प्राप्त हो गया ना, इस बात का क्या स्रोत है, कोई बात हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्रोत क्या है, तो जैसे ही स्रोत पता चल जाता है तो अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमें स्रोत पता चलता रहेगा, अगर स्रोत ही ना पता चले तो भाई ऐसा लगेगा सब मनगढ़ंत कहानी चल रही है ना। तो आजकल भी कोई बात बताते हैं तो कहते हैं कि भाई क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, है ना। अगर हम कहें कि कल जो है बारिश होगी तो कहेंगे क्या कोई प्रूफ है कोई, है ना, कैसे कह दिया। तो ऐसे ही सोर्स पता चलता है ना। अगर हम कहें कि भाई शिक्षक भर्ती आएगी अगले कुछ दिनों में, तो लोग तुरंत पूछने लगेंगे कि क्या प्रूफ है ना, कहाँ क्या सबूत है। तो वही सबूत वाली बात है, स्रोत वाली बात है, सोर्स, सबूत, है ना। कि सबूत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। क्योंकि ये सबूत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार जो है, इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो पुरातत्वविद और इतिहासकार ना, वो सबूतों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, वो सुराग के रूप में, सुराग मिलता जाएगा और वही इतिहास लिखते जाएंगे, पुनर्निर्माण करते जाएंगे। अतीत एक या अनेक। अगला टॉपिक है कि अतीत हमारा एक है कि अनेक है। तो भाई इसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी अतीत कितने, एक है या अनेक है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अच्छा, अतीत, हमारे अतीत। अच्छा, इसका नाम क्या है पुस्तक का नाम? इस पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। हाँ, हमारा अतीत नहीं, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, यानी हमारे अतीत हमारे एक नहीं अनेक हैं। इसलिए अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे
उदाहरण के लिए पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आज कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, है ना, रीति रिवाजों का अलग अलग पालन करते हैं, उसी तरह पहले भी करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे ना। इस तरह से आज सभी लोग आज लोगों में व्यक्तिगत भिन्नताएं और तमाम तरह की भिन्नताएं, शारीरिक भिन्नताएं, है ना, सामाजिक भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, तमाम तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये अतीत से चला आ रहा है ना। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है। अच्छा, इनके अलावा क्या भेद है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते, नहीं लिखवाते, नहीं उत्कीर्ण करवाते, लेखा जोखा नहीं रखते, तो आज हम कुछ नहीं जान पाते। पता ही नहीं चलता कि पहले के समय में लोग किसने कौन सी लड़ाई करी, किसने कौन से किसको हराया, किसको कौन जीता। जबकि शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, किसान, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। इन्हें क्या ज़रूरत है भाई? किसी शिकारी को क्या ज़रूरत है लिखाने की कि आज उसने किसको मारा, कितना शिकार किया, भूखा सो गया, शिकार मिला नहीं मिला, कितनी मछलियाँ पालन की, क्या इकट्ठा किया, कौन सी खेती की, कौन सा पशु पालता है। ये आम आदमी है, इन्हें लेखा जोखा रखने की क्या ज़रूरत है? पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का क्या मतलब है भाई? तिथियों का मतलब, तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है, ऐसा ही बताएंगे कि भैया महीना कौन सा है, तारीख कौन सी है, साल कौन सी है, इसको बता देंगे। वर्ष की यह गणना, यानी कि जो साल हम बताएंगे, साल की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की ओर से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि इस कैलेंडर कहाँ से चालू हुआ ना, तिथियाँ कहाँ से चालू हुई, तिथियाँ चालू कहाँ से हुई, इसको हम कैसे बताएंगे कि अगर हम 2000 अभी हम आज की बात करें 2025, तो 2025 का कहने का मतलब क्या है? 2025 का कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद ना। 2025 का मतलब ये नहीं कि दुनिया शुरू हुई है वहां से लेके अब तक, है ना। तो ये ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है वहां से लेकर के अब तक ईसा मसीह के जन्म को 2025 साल हो चुकी हैं, इसका ये मतलब है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। ईसा का जन्म जब भी हुआ उससे पहले की जो तिथियां हैं वो सभी ईसा के मसीह के जन्म से पहले की हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से
पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, है ना। आरंभिक बिंदु मानेंगे 2000 को और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये तो हुआ तिथियों का मतलब, ठीक है। अब आगे है इतिहास और तिथियां। तो इधर इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी, बीसी, हिंदी में ई और पू, ईसा पूर्व, है ना। इनका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व और इंग्लिश में कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इनका मतलब ये होता है, अंग्रेजी में कहते हैं बीसी, ईसा, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, ये मतलब होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाती हो। यह एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एडी, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म होगा उसको कहते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह हम सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं, यानी एडी, एडी कभी कभी एडी नहीं लिखा होगा, वहाँ सीई लिखा होगा, और कभी कभी बीसी नहीं लिखा होगा, वहाँ बीसीई लिखा होगा ना। सीई जहाँ एडी नहीं होता वहाँ सीई होता है, तो एडी और सीई एक ही चीज है। तो सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं ना। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, कहीं कहीं बीपी भी लिखा आता है, यानी बिफोर प्रेजेंट। तो पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। अन्यत्र क्या है, अन्यत्र? तो जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, इनमें से कई अभिलेख कई सौ साल पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां, भाषाओं का प्रयोग हुआ है, लिपियां हैं और भाषाएं। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 साल पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसे नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपियों के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार
जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य विलय को भी पढ़ सके। तो यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है, यानी कि लिपि को लोग कैसे पढ़ते थे ये बताया गया है इसमें, है ना। तो ये चित्र देखो, एल का मतलब है शेर, ठीक है, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब शेर, और यहाँ पे आप देख रहे हो ए का मतलब है चिड़िया, ये ए का मतलब चिड़िया है। पी का मतलब आप देख सकते हो ये क्या है, एक वर्ग है, पी का मतलब वर्ग है, और टी का मतलब है आधा ना, आधा आधा सर्कल कह सकते हैं, अर्धचक्र का। के का मतलब एक त्रिकोण है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से ये लोग चित्रों को किसी अक्षर से एसोसिएट कर देते थे और फिर उनको जो है पढ़ते थे। इस तरह से लिपि और उसको पढ़ा जाता। कुछ उपयोगी शब्द आपने यहाँ पढ़े हैं, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दे रखी हैं कि कृषि का आरंभ कब हुआ, 8000 साल पहले, है ना, 8000 साल पहले कृषि का प्रारंभ हुआ था। और ये हम पढ़ चुके थे कि कहाँ हुआ था कृषि का प्रारंभ। तो कृषि का जो प्रारंभ हुआ था हमारा सुलेमान कृतर पहाड़ियों में, ठीक है, वहीं के आसपास के इलाकों में गेहूं और जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर कब बना, 4700 साल पहले। गंगा नदी का नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 साल पहले बना था। तटवर्ती इलाकों में भी विशाल नगर आरंभिक नगर का जो है प्रारंभ हुआ वर्तमान लगभग अभी क्या है 2000 साल पहले। तो यहाँ पर निम्नलिखित का सुमेल करना है। आप इसको कर सकते हो कि नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा घाटी में किससे मैच करना है, मगध, मगध का गारो पहाड़ियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी। तो नर्मदा के बारे में क्या पढ़ा था हमने, नर्मदा के बारे में क्या पढ़ा था, क्या नर्मदा पहला बड़ा राज्य है, नहीं, आखिर तथा संग्रहण के लिए फेमस था, लगभग 2500 साल पूर्व के नगर, है ना। और आरंभिक कृषि कहाँ हुई थी, प्रथम नगर, पहला नगर कौन सा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी के बारे में हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी के जो है, यहाँ पर नर्मदा नदी पर क्या शुरू हुआ था, आखेटक और संग्रहण सही थे, आखेटक और संग्रहण, कुशल संग्राहक यहीं पर थे, ठीक है। मगध हमारा पहला बड़ा राज्य है ना, पहला बड़ा राज्य क्या है, मगध। गारो पहाड़ियाँ में यहाँ पे आरंभिक कृषि हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी किनारे पहला नगर बसा था, और गंगा घाटी के किनारे लगभग 2500 साल पहले यहाँ पे नगर बसने चालू हुए थे गंगा घाटी में। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद ये अध्याय 2 है, इसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तो ये जो एनसीईआरटी हमने पढ़ी है क्लास 6 की, लाइन बाई लाइन, एक एक लाइन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पढ़ने अपनी तरफ से मैंने एक एक लाइन पढ़ी है और अपनी भाषा में इसको डिकोड किया है। तो ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट, सभी क्लासेस की करेंगे, इसके सभी चैप्टर करेंगे लाइन बाई लाइन, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए नहीं पता, इसलिए हमको एक लाइन ध्यान से समझते हुए पढ़नी है। देखिए यहाँ पर ये ऊपर दे रखा है, ये वही चांदी का जो है सिक्का है जो लगभग 2500 साल पहले यूज हुआ था। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वही पांडुलिपि है जो 1000 साल पहले, ठीक है, ताड़ पत्रों पर या भुर्ज नामक पेड़ पर ये जो है लिखी गई थी। तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता रहता है, क्योंकि केवीएस में, एनवीएस में या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, एनसीईआरटी की किताबें
सामाजिक विषय के लिए एकदम वरदान साबित है। और आप सभी को मालूम है जो आईएएस यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस के लिए, उसमें भी एनसीईआरटी की बुक महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का महत्व कम नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये हर एक बच्चे को ये ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आगे की क्लासेस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।